ठीक है। तो जब आप कैंसर की बात करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए। जैसे जब तक आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता नहीं होगा तब तक आपको कैंसर समझ में आने में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, सेल साइकिल, क्रोमोसोम, ठीक है, थोड़ा बहुत जीन लेवल पे। तो ये बहुत सारी चीज, और खासकर इम्यूनोलॉजी, इस इम्यूनोलॉजी पे एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है। तो जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप कैंसर को समझ नहीं सकते हो। और जब तक आप कैंसर को समझ नहीं पाओगे तब तक आपको ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में नहीं आएगा। आप लोगों का क्वेश्चन नाइपर में, जीपेट में बहुत इजीली हो जाएगा। कैंसर का कुछ खास बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। खासकर वो कैंसर से सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग रेजिस्टेंस, या फिर जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं वो, और उसके मेंटेनेंस के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, ये तीन क्वेश्चन पूछते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन एंटी कैंसर ड्रग से कभी आता ही नहीं है। सिर्फ इतने में ही क्वेश्चन आता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब क्वेश्चन आप लोगों से कैंसर से पूछ लेते हैं तब वो क्वेश्चन 100% गलत हो जाता है। क्योंकि कैंसर का जो पार्ट है ये आपका मेजर पार्ट पैथोलॉजी का है। फार्माकोलॉजी में तो सिर्फ एंटी कैंसर ड्रग ही पढ़ाना होता है। ठीक है, लेकिन जब तक आपको कैंसर नहीं पता तब तक आपका एंटी कैंसर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप रट्टा ही लगाओगे फिर। ठीक है। आप लोग पहले पढ़ चुके हो वैसे एंटी कैंसर ड्रग। चलो ठीक है, फिर थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए भी। तो यूजली पहले मैं आपको कैंसर बता रहा हूँ। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमने अलग अलग पार्ट में कैंसर को डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। बट कैंसर की एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि जब ये आपकी जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, इनकी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, या तो इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही हो, या होता है डी डिफ्रेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं एनाप्लाजिया। इसका मतलब क्या होता है कि वो अपना नेचर चेंज कर ले। अब इसको आप कैसे समझोगे कि नेचर कैसे चेंज हो रहा है। जैसे ये मान लो, ये ब्रेस्ट कैंसर के सेल है, आपके ब्रेस्ट सेल्स है। ठीक है। ये मैं यहाँ से एक सेल मैंने उठाया, ये नॉर्मल सेल था। अचानक इसमें कुछ चेंजेस हुए, जेनेटिक लेवल पे हुए या कुछ, और आप किसी टॉक्सिन्स की रेंज में आ गए, कुछ भी हुआ, और ये सेल आपका दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसको हम दूसरा सेल क्या बोले, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये अब कैंसर सेल में हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कि जो आपका एक नॉर्मल ब्रीथ सेल था या जो नॉर्मल एक हेल्दी सेल था वो आपका कैंसर सेल में बदल गया। अब वो बदला कैसे, और बदला तो क्या, उसमें डिफरेंसेस आए। हमारे लिए सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो है ना कैंसर को ट्रीट करने के लिए, या कैंसर की ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं उसमें ये है, जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग है या कैंसर को ट्रीट करने वाली ड्रग है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये हमारा सेल नॉर्मल है या ये कैंसर सेल है। इसलिए जब भी आप कोई एंटी कैंसर ड्रग लेते हो तो हमारी नॉर्मल हेल्दी सेल्स भी मर जाती हैं। तो ये एंटी कैंसर ड्रग से या ड्रग से कैंसर को ट्रीट करने का एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसको हम अब नई नई टेक्निक से हटाते जा रहे हैं। जैसे स्टेम सेल थेरेपी, या फिर इम्यूनो रिलेटेड जो ड्रग है, इम्यून सिस्टम रिलेटेड जो ड्रग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी कैंसर में। तो हम अलग अलग चीज से इस ड्रॉबैक को कम करते जा रहे हैं। ठीक है। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। जैसे हो सकता है कुछ क्रोमोसोम के अंदर कुछ चेंजेस आए हो, ठीक है, जीन लेवल पर कोई म्यूटेशन हुआ हो, जीन में कुछ चेंजेस आए हो, या फिर आप किसी वायरस के कांटेक्ट में आ गए हो, आपको कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ हो। तो वायरस भी कैंसर कोज करा सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है आप कोई टॉक्सिन कोई आपके अंदर चला गया हो, उसने अपने डीएनए के अंदर चेंज कर दिया हो। कुछ अलग अलग चीजें आपकी हो सकती हैं, या फिर आपका जो जेनेटिक लेवल पे रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे जीन रेप्लिकेशन रिकॉम्बिनेशन होता है, वो रिकॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में गलत हो गया। ठीक है। या इसके अलावा जो आप सेल सिग्नलिंग पढ़ते हो, स्पेशली जब मैंने आपको एम ए पी के या आर टी के सिग्नलिंग पढ़ाई थी,
जहां पर आप टायरोसिन काइनेज का रोल पढ़ रहे थे, उस सिग्नलिंग में कोई चेंज आता है। अब मैंने वही सिग्नलिंग क्यों बोला है, क्योंकि जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए जो सिग्नलिंग इन्वॉल्व है वो आपकी आरटीके है। ठीक है, जहां पर आपका एमएपीके, ईआरके जब बनता है तो वो आपका सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करती है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में, कैंसर सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब जैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये अब नॉर्मल सेल्स के साथ नहीं रहेगा। ये क्या होगा, ये इनसे अलग होकर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जैसे ये भागेगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में पहुंचेगा। इसी को आप बोल देते हो कैंसर का फैलना, और इसी को आप बोल देते हो इन्वेजिवनेस, या फिर मेटास्टेटिक कैंसर, या मेटास्टेसिस बोल देते हो, कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह फैलना। ठीक है, और इस सेल को आप नाम देते हो ट्यूमर स्टेम सेल, जो कि आपका कैंसर फैला रहा है अभी है, इसको आप नाम दोगे ट्यूमर स्टेम सेल। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप कैंसर पढ़ते हो तो उसमें आपको कैंसर में तीन चीज बतानी पड़ती है, कि ये अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, डी डिफरेंशिएशन है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वो अपना कुछ नेचर बदल रहा है, वो अपने ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ना रह के वो ट्रैवल कर रहा है, ब्लड में आके उनको छोड़ के जा रहा है। इसके साथ साथ अगर वो जा रहा है तो इन्वेसिवनेस फैलाएगा। तो जब ये तीन चीजें आपकी सेल के साथ होती है, उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ में दोनों चीज आती है, नंबर भी साइज भी। ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका डी डिफरेंशिएशन होता है, उसका इन्वेसिवनेस होता है। ऐसे केसेस में जो कैंसर है, हम टर्म कैंसर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, अलग अलग तरीके के ये वायरसेस ये सब मैं आपको बताऊंगा। और एक लेक्चर मैं आपका कल लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल, जैसे अभी तो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया था कि ये कैंसर सेल है, और रेड कलर वाला जो है वो नॉर्मल सेल है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हुए वो मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी क्या है, ये जो आपका सेल में चेंजेस हुए हैं, जो कैंसर सेल बना है, इसमें कुछ एबनॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जीन लेवल पे कुछ हुआ हो। ठीक है, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जीन के सीक्वेंस में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, तो वो क्रोमोसोमल ऑबनॉर्मलिटी बोल लो, या डीएनए में चेंज बोल लो, म्यूटेशन बोल लो, सीक्वेंस बोल लो, दैट ऑल आर सेम थिंग। ठीक है, एक चीज और आप याद रखना, हमारी बॉडी में लगातार म्यूटेशंस हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हर एक म्यूटेशन इतना पावरफुल नहीं है कि हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करते। वो नॉन म्यूटाजेनिक है, कि वो कैंसर कॉज नहीं करता है। अगर हमारी म्यूटेशंस हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर रही है, तो ऐसे टाइप के कैंसर्स को रोकने के लिए कि जिसमें जीन सीक्वेंस में चेंजेस आए, हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमारे पास डीएनए रिपेयर सिस्टम है, कि सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए ब्रेक हुआ, डबल स्ट्रैंड में ब्रेक हुआ, या जो सीक्वेंस था इसमें कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमारे पास सिस्टम है, उसको हम डीएनए रिपेयर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैंने कैंसर बताया, लेकिन मैंने अभी आपको कैंसर की टर्मिनोलॉजी नहीं बताई। एक टर्म होता है नियोप्लाज्म, और एक टर्म होता है ट्यूमर। चलो, कैंसर तो आपको बदल गया, क्या ये दोनों अलग अलग है या सेम है, बताओ आपको। नियोप्लाज्म या कैंसर में कोई फर्क है, दोनों सेम है? बताओ। आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ा है हो ना, तो ट्यूमर और नियोप्लाज्म वर्ड सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? ठीक, और नियोप्लाज्म नहीं फैलता है, यही कह रहे हो आप? एक्चुअल में ये दोनों टर्म सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप नियोप्लाज्म बोल लो या आप वर्ड ट्यूमर बोल लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को हम ऐसे साइनोनियम्स यूज कर सकते हैं, बोथ आर सेम। हाँ, कैंसर जो है वो इन दोनों से बहुत डिफरेंट है। और आप पढ़ते हो एंटी कैंसर ड्रग, आप एंटी ट्यूमर ड्रग, एंटी नियोप्लाज्म ड्रग, आपको कभी ये नहीं पढ़ा?
आपको एंटी कैंसर ड्रग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब वो क्यों पढ़ाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप नियोप्लाज्म, ट्यूमर और कैंसर में एक बार डिफरेंस देख लेना। ठीक है, पहले मैं आपको सीधा यहाँ ले आता हूँ। अगर आप ट्यूमर को देख रहे हो या आप नियोप्लाज्म को देख रहे हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों को हम यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। जो ट्यूमर है या नियोप्लाज्म है, ये कैंसरस हो भी सकते हैं, ये कैंसरस नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर कैंसर है तो मतलब वो आपकी बॉडी में फैलेगा। कैंसर की एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो फैलेगा। अगर आप ट्यूमर की बात करो, कैन बी बेनाइन, नॉन कैंसरस है। जैसे प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, नहीं फैलता है। उस जो प्रोस्टेट के कैंसर में, जो प्रोस्टेट पे जहां पर आपको कैंसर हुआ है उस पार्ट को आप सर्जिकली रिमूव कर दो, आपका प्रोस्टेट का कैंसर ठीक हो गया, क्योंकि वो फैल नहीं रहा था। इट्स नॉन मैलिग्नेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेनाइन भी हो सकता है, ये आपका मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अब आप इसको चाहे बोल लो बेनाइन ट्यूमर, या आप इसको बोल लो बेनाइन नियोप्लाज्म, ये दोनों का मतलब एक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वहीं जो आपका ट्यूमर है, अगर ये फैलना शुरू कर गया, तब हम इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, कि ये एक ऑर्गन में हुआ था। ठीक है, जैसे ब्रिस्ट, ब्रिस्ट में हुआ था, लेकिन अब ये ब्रिस्ट से फैल के आपके ब्रेन में आ गया। सो दैट इज टाइप ऑफ कैंसरस टाइप ऑफ ट्यूमर। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की ट्यूमर है, दैट इज मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। बेनाइन फैलता नहीं है, जो मैलिग्नेंट है वो फैलता है, जैसे कैंसर फैलता है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। अब जो आपका ट्यूमर है वो कंटिन्यू ग्रो कर भी सकता है, या जो नियोप्लाज्म है ये कंटिन्यू ग्रो नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर नहीं फैलता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ही हमारा आगे जाके कैंसर बनता है। अगर मान लो किसी को, यूजुअली मैं ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लंग कैंसर के बाद जो सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ है कैंसर, या जो सबसे ज्यादा जिसमें डेथ होती है, वो ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद बोन कैंसर, ये सारे चीजें आते हैं। सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो लंग कैंसर है, फिर आपका ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि ये फैलता नहीं है, अगर ये नॉन मैलिग्नेंट है या बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर यूजुअली इतने हार्मफुल नहीं है जितने मैलिग्नेंट है, क्योंकि वो फैल नहीं रहे। बेनाइन ट्यूमर को आप रिमूव कर सकते हो सर्जिकली, या ड्रग देके आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, नियोप्लाज्म और इसमें मैं डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सेम है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वही जो कैंसर है, ये आपका अनकंट्रोल्ड सेल्स हैं, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, और इसमें इन्वेजन हो रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है। या मैं सीधा सीधा एक बात बोल दूं कि जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है या फिर जो नियोप्लाज्म है, वही आपका कैंसर बनता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना, क्योंकि कैंसर जो है वो कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ब्लड सेल में किसी से स्टार्ट हुआ होगा, किसी ऑर्गन से स्टार्ट हुआ होगा, उसके बाद वो ट्यूमर जो है वो कैंसर बना है। ऐसे आप बोलते हो ब्रेन ट्यूमर, आपने कभी ये तो नहीं बोला ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन ट्यूमर जब आपने वर्ड किया, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ब्रेन, वो फैल नहीं रहा है, वो सिर्फ ब्रेन में है। ठीक है, अगर वो फैलना शुरू कर देगा तब आप उसको ब्रेन कैंसर बोल दोगे। ठीक है, और ये जो कैंसर है ये ऑलवेज हार्मफुल है, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमें नुकसान ही करता है। तो ये ट्यूमर, नियोप्लाज्म, बोथ आर सेम, हम इनको साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं, बट कैंसर इज समथिंग डिफरेंट। अब इसमें जो है, जो कैंसर का बेसिस है, सबसे पहले लोकल ट्यूमर होता है। लोकल ट्यूमर का मतलब क्या है कि एक जगह पे हुआ है, उसके बाद वो फैलेगा। ठीक है, अब जैसे फैलता कैसे इसको आप देखो। जैसे ये लीवर के सेल हैं, अब आपकी बॉडी में लीवर के भी सेल हैं, पेनक्रियास के भी सेल हैं, ब्रेस्ट के भी सेल हैं, ब्रेन के भी सेल हैं, बट आपकी बॉडी को पता कैसे है कि लीवर वाले सेल एक साथ यहाँ रहेंगे, लीवर वाला सेल कोई पेनक्रियास में नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या है, ये आपस में जुड़े होते हैं अलग अलग जंक्शन से, जैसे टाइट जंक्शन होते हैं। ठीक है, और गैप जंक्शन होते हैं, एंकोरिंग जंक्शन होते हैं, तो ये एक दूसरे से सेल जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही कोई सेल आपका कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है, ये सारे जंक्शंस टूटना शुरू हो जाते हैं, और ये जो सेल है, अब जैसे मान लो ये सेल था, ये सारे जंक्शंस बीच में क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, और दूसरे सेल से अलग होकर अपना
ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा ब्लड में, और एक बार कैंसर का सेल ब्लड में आ गया तो कहीं पर भी कैंसर कोज कर सकता है। ठीक है। दूसरा, कैंसर सेल की खास प्रॉपर्टी क्या है? ये सेल, जैसे आपका पेनक्रियास का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लीवर के सेल का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ब्लड के सेल का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर एनवायरनमेंट है कैंसर सेल का। ये जिस जगह जाएगा वैसे ही रहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो इसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये सेल लीवर का था, बट लीवर में कैंसर हुआ था तो इसने पेनक्रियास में कैंसर कैसे कोज कर दिया, क्योंकि पेनक्रियास के सेल तो अलग है, इनसे ये जुड़ नहीं सकता है। लेकिन ये क्या करता है? ये अपनी प्रॉपर्टी में चेंज करता रहता है, और इसको बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। जितनी ग्रोथ आपके एक नॉर्मल सेल को चाहिए, ग्रोथ के लिए जो भी ग्रोथ फैक्टर है, एनर्जी है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो एक नॉर्मल सेल्स को चाहिए, कैंसर सेल्स को उसके आधे भी नहीं चाहिए, या नहीं भी होंगे वो तब भी ग्रो करता रहेगा। ठीक है। इसलिए कैंसर सेल को लैब में ग्रो करना बहुत आसान काम है, इजी काम है। मतलब इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल को ग्रो करने में सालों चले जाते हैं लोगों को, और वो ग्रो नहीं होता है। वहीं कैंसर सेल को ग्रो करना हो, आप लेके नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडिया लो, कंडीशंस मेंटेन करो, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। बस एक ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। तो कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो मल्टी सेलुलर एनवायरनमेंट्स में जाके आपका सरवाइव कर सकता है, कॉलोनी बना सकता है। और ये जो कैंसर का सेल कन्वर्ट हुआ था या दूसरे सेल में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्यूमर स्टेम सेल। ठीक है। इसको आप याद रखना, बार बार ये वर्ड आएंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर या कैंसर। सबसे पहले जो बेनाइन ट्यूमर है, ये यूजली एक जगह पर होता है, और इसका जो सफिक्स यूज करते हैं वो हम ओमा यूज करते हैं, जिसके लास्ट में ओमा आ रहा है। यहाँ पर वर्ड लिखा है यूजली, हर एक नहीं, यूजली अगर आप देखोगे जो भी कैंसर ओमा के साथ ऐड हो रहा है वो बिनाइन ट्यूमर है, मतलब ऑर्गन स्पेसिफिक है। ओमा वर्ड आपको हर जगह मिलेगा अगर वो बेनाइन ट्यूमर है, बस उसमें आपके ऑर्गन का नाम चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी। जैसे पेपिलोमा सरफेस इपिथेलियम है, एडिनोमा ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, मेलेनोमा पिगमेंट सेल है, मायोमा मसल टिश्यू है, फाइब्रोनोमा फाइब्रस टिश्यू है, न्यूरोफाइब्रोमा नर्वस टिश्यू। तो ये सारे ट्यूमर है जिनके लास्ट में ओमा है। अब डिपेंड करता है कि ये किस ऑर्गन में किस जगह पर हो रहा है। जब आप ब्रेन करते हो तो आप ब्रेन ट्यूमर डायरेक्ट बोल देते हो। ठीक है। लिम्फोमा बोलते हो तो लिम्फ नोड्स में है। तो पेपिलोमा सरफेस, ये इनको याद कर लेना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है। कि ये कौन से सेल का कैंसर है या कौन से ऑर्गन का कैंसर है। एक क्वेश्चन ये आप लोगों से कैंसर में पूछा है कि ये कौन से ऑर्गन या सेल का कैंसर है। दूसरा आपसे पूछा है कार्सिनोमा किसको कहते हैं, सार्कोमा किसको कहते हैं, ठीक है, लिम्फोमा किसको कहते हैं। ये आपका कैंसर के पार्ट है, लेकिन ये जो है ये आपका बिनाइन ट्यूमर के पार्ट है, ये कैंसर नहीं है, ये बिनाइन ट्यूमर है। आप इसको ट्यूमर ही बोलोगे, नियोप्लाज्म बोलोगे, कैंसर नहीं बोलोगे। ठीक है। तो अगर पेपिलोमा है तो सरफेस इपिथेलियम है, एडिनोमा है तो एडिनोमा सीधा सीधा बता रहा है कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, मेलेनोमा मेलानिन पिगमेंट से आप ले सकते हो, मायोमा मसल्स का है, फाइब्रोमा फायर का है, आपका फाइब्रस टिश्यू का है, और न्यूरोफाइब्रोमा आपका नर्व टिश्यू का है। तो कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको याद रखना है। ओमा वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया, अब आगे जो आपका ऑर्गन्स के नाम है वो सिर्फ आपके चेंज करें। इसके बाद जब हम कैंसर की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम मैलिग्नेंट, अब आप इसको दो तीन तरीके से बोल सकते हो, मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर, या फिर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। तो ये यूजुअली हमें इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड जो है वो किया हुआ है। पहला हम बोलते हैं सॉलिड ट्यूमर, और दूसरा होता है आपका हिमेटोलॉजिकल, मतलब ब्लड से रिलेटेड। जब आप सॉलिड ट्यूमर की बात करते हो तो यहाँ पर आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, उन ऑर्गन से स्प्रेड होगा। अब ये याद रखना ये मैलिग्नेंट है, यहाँ पर ओमा ऐसा आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, वो सफिक्स
बेनाइन ट्यूमर में था तो मिल गया। जब आप सॉलिड ट्यूमर की बात करते हो तो ये यूजुअली आपको इपिथेलियल टिश्यू मतलब अलग अलग जगह पर मिलेगा। इपिथेलियल टिश्यू हो गया, मसल्स हो गई, नर्व शीथ हो गई, तो इस टाइप से आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो आपका सॉलिड ट्यूमर है या फिर जो नियोप्लाज्म है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पहले आए हैं। जैसे आप वर्ड यूज करते हो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब है सॉलिड ट्यूमर ऑफ सरफेस एपिथेलियल टिश्यू। अब जहां जहां पर आपके एपिथेलियल सेल्स है वहां पर जो है अगर कैंसर हो रहा है, जैसे ओरल कैंसर है, हेड और नेक का कैंसर है, ये भी एक बहुत बड़ा कैंसर होता है हेड और नेक का, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ये सारे कैंसर आपके कार्सिनोमा में आते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों से एक तो ये पूछ लेते हैं कि कार्सिनोमा टर्म हम यूज किस लिए करते हैं। तो याद रखना, सरफेस एपिथेलियम का जब कैंसर है, सरफेस एपिथेलियम सेल्स का, तब हम कार्सिनोमा यूज करते हैं। उसमें आपका ओरल, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, लंग, प्रोस्टेट, कोलोन, ये सा और ये सारे जो कैंसर है, एक दो कैंसर और हैं, और यूजुअली उनका नंबर कम है। ठीक है, तो ये सारे कैंसर आपके सरफेस एपिथेलियल सेल्स में आते हैं या कार्सिनोमा में आते हैं। उसके बाद एक आपका होता है एडिनो कार्सिनोमा। अब एडिनो टर्म आपको पता है कि मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स से है। तो अगर आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स वाले कैंसर है, जहां पर आपकी ग्लैंड्स है, उस केस को हम बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। और वहीं अगर आपका मसल्स में है, ठीक है, तब आप उसको बोलते हो सार्कोमा। ठीक है, जब आपका कनेक्टिव टिश्यूज बोन या मसल्स में है, तब आप उसको सार्कोमा बोलते हो। अगर बोन का है तो ओस्टियोसार्कोमा, मसल का है तो लियोमाइकोसार्कोमा, और अगर आपका न्यूरो का है तो न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा, जो कि आपका नर्व शीथ का होता है। और वहीं एक होता है माइलोमा। माइलोमा एक ट्यूमर है, ठीक है, जो कि मल्टीपल हेमाटोपोइटिक टिश्यू सेल्स में होता है। ठीक है, बोन मैरो से रिलेटेड होता है माइलोमा। ठीक है, बोन मैरो के जो सेल्स हैं, यूजुअली सबसे बड़े कैंसर की अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो वो माइलोमा की है। मल्टीपल माइलोमा हम कब बोलते हैं, जब बहुत सारे बोन मैरो के जो सेल्स हमारे बनते हैं, टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेस, ये वो सब में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तब हम उसको मल्टीपल माइलोमा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, इनको आप याद रखना। इनसे आपके क्वेश्चन बहुत बार आपके बने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे याद है आपका, जो है बना हुआ है सार्कोमा पे। पहले एक बार एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था मैच ऑफ द फॉलोइंग पे, जिसमें आपको ये चार चीजें दी हुई थी और इन चार को मैच करना था। कौन सा कैंसर क्या होता है, कार्सिनोमा क्या है, सार्कोमा क्या है, इस टाइप के कैंसर से आपको थोड़ा सा पता लगाना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक है। यूजुअली एडिनो कार्सिनोमा में आपसे ज्यादातर पेनक्रियास को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। पेनक्रियास का जो है, वैसे तो हर जगह का हो सकता है, जहां जहां पर आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वहां पर हो सकता है। ठीक है, पर यूजुअली आप लोगों से ज्यादा यही पूछते हैं, पेनक्रियास या फिर आपका जो यूट्रस का कैंसर होता है, एंडोमेट्रियल। ठीक है, ये आपका इन्हीं सब में आता है। अब इसके बाद सॉलिड ट्यूमर के बाद आपका हेमाटोपोइटिक जो है मैलिग्नेंसी है। बट हेमाटोपोइटिक मैलिग्नेंसी से पहले मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूँ, शायद आपको पता हो। आप लोग जब पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग, तो वहां पर एक चीज आ रही थी, हॉटकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। कोई बताएगा क्या होता है या दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि बहुत सारी ड्रग जो आपने पढ़ी हैं वो सिर्फ आपने इसीलिए पढ़ी है कि वो हॉटकिन लिम्फोमा में काम करते हैं, ये नॉट हॉटकिन लिम्फोमा है। बताओ। वो तो ठीक है, वो तो लिम्फोमा है कि लिम्फेटिक सिस्टम में। होडकिंग या नॉन होडकिंग, ये क्या है? आप लोगों ने बहुत सारी ड्रग्स ऐसी पढ़ी हैं जिसमें आपने सिर्फ यही पढ़ा है।
ये मतलब लिम्फेटिक सिस्टम्स के इसके लिए एक्टिव है या इसके लिए एक्टिव है, बताओ, थोड़ा बहुत गैस कर दो क्या फर्क होता है। चलो मैं बताता हूँ। यूजली ये एक क्लासिफिकेशन है लिम्फोमा कैंसर की, ठीक है। जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है ये क्लासिफिकेशन है। मेजरली जो कैंसर हैं लिम्फेटिक सिस्टम वाले वो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा है जिसको हम NHL बोलते हैं, ठीक है। ये वाले कैंसर ज्यादा है और इनको ट्रीट करना आसान नहीं है। इसके अंदर नॉन हॉडकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है। जो कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम के हैं और इस क्लासिफिकेशन को इसके करेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं उनको हम नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। जो कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम के हैं और हॉडकिन के इस इन करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनको हमने हॉडकिंस लिम्फोमा की कैटेगरी में रखा, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के कैंसर है, ठीक है। तो इसलिए हम हर एक कैंसर का नाम मेंशन नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया हॉडकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। इसलिए जब आप ड्रग पढ़ते हो तो वहां पर लिखा होता है कि ये हॉडकिन लिम्फोमा में यूज होगा या नॉन हॉडकिन लिम्फोमा में यूज होगा। अब एक बार देख लो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यूजली जो हॉडकिंस लिम्फोमा है जिसको आप HL बोलते हो, ये लिम्फेटिक सिस्टम का है और इसमें आपका रीड स्टैनबर्ग सेल्स होते हैं। रीड स्टैनबर्ग सेल्स का कोई और मतलब नहीं है, आपके बी सेल्स हैं जो इम्यूनोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन ये बी सेल एबनॉर्मल है और इनका साइज कैसा है, बड़ा है। तो पहली बात तो ये जो हॉडकिंस लिम्फोमा है ये ज्यादातर बी सेल से रिलेटेड होगा, ठीक है, और साइज इनका लार्ज होगा। ये ज्यादातर यंग अडल्ट्स और ओल्डर अडल्ट्स में मिलता है, बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपकी एक लिम्फ नोड से स्टार्ट होगा, यूजुअली नेक और चेस्ट की। इसलिए जब जब किसी को यूजुअली कैंसर चेक करना होता है तो वो पूछते हैं कि कहीं पर आपकी गांठ तो नहीं बनी बनी हुई है। यूजुअली वो गांठ पूछ रहे होते हैं तो आपके लिम्फ नोड की गांठ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो नेक चेस्ट, कई बार जो ग्रोइन रीजन है वहां पर भी हो सकता है। तो एक लिम्फ नोड है वो आपकी क्या होती है, वहां पर ये स्टार्ट होता है। और ये किस तरीके से फैलेगा ये प्रिडिक्टेबल है, कि इस लिम्फ नोड के बाद यहाँ जाएगा वो हमारे पास पहले से प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो इसका हमें स्प्रेड पहले से पता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ स्वेलन आती है, जो आपकी लिम्फ नोड है अलग अलग जगह पर वहां पर स्वेलिंग आएगी, थोड़ा पेन होगा, रात को जो है स्वेट होगा, वेट लॉस, इचिंग, ये सारे सिम्टम्स आपको आते हैं, ठीक है। इसका हमारे पास बेटर इलाज है, क्योंकि एक लिम्फ नोड पे है तो हम उसको जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं, अभी फैला नहीं है, ठीक है। और हमें इसका स्प्रेडिंग का भी पता है, यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इसके सब टाइप है, जैसे क्लासिकल हॉडकिंस लिम्फोमा, CHL, नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉडकिंस लिम्फोमा, NH, NL, NH, NLPHL, ठीक है। और यूजुअली हम इसको 80-90% ट्रीट कर लेते हैं, सर्जरी से कर लेते हैं या ड्रग से या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से। ये आपके नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा है। अब जिसके अंदर ये फर्दर इसके सब टाइप्स वगैरह जो है वो आपके आते हैं। अब बात करते हैं नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा की। तो ये आपका एक ब्लड कैंसर का ग्रुप, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बी सेल मिले, जरूरी नहीं है। ज्यादातर ये आपको टी सेल से रिलेटेड मिलता है। कई केसेस में बी सेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट इतना नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसकी बहुत ज्यादा बड़ी है, सब टाइप ज्यादा, तो किसी में बी सेल होते हैं किसी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्वॉल्व बी सेल लिखा है और टी सेल लिखा है, बट ज्यादातर केसेस में टी सेल्स वाली जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगी। ये ज्यादा कॉमन है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन खासकर बूढ़े लोगों में होता है इम्यून सिस्टम में चेंजेस आने की वजह से। और ये मल्टीपल लिम्फ नोड्स में हो सकता है कि एक लिम्फ नोड आपकी जो ग्रोइन रीजन की है वहां पर हो और एक आपकी नेक की हो, ठीक है। ऐसे केस में हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से फैलेगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक ही रास्ता था कि नेक है, अच्छा ऊपर या नीचे चला जाएगा। अब एक ऊपर एक नीचे पता नहीं किस तरीके से फैलेगा, तो आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये रैंडम है,
नॉन ऑर्डरली फैशन में फैलता है। यूजुअली इस केस में एक से ज़्यादा लिम्फ नोड में स्वेलिंग आएगी, फियर, अलग अलग टाइप के साइड इफेक्ट, वेट लॉस, ये सब आएगा। इसके जो एग्जांपल है, DLBCL है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है, बुर्किट्स लिम्फोमा है, टी सेल लिम्फोमा है। तो ये सारे आपके इसके एग्जांपल हैं। इसलिए जब आप ड्रग पढ़ते हो तो आप हॉटकिंग और नॉन हॉटकिंग्स लिम्फोमा में डिवाइड करके चलते हो। यूजुअली इनकी फुल फॉर्म आप लोगों से नहीं पूछते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता हो CHL, NHPLL, DLBCL ये सब क्या है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रहेगा तो आप लोगों के लिए आगे काम आएगा। ठीक है। और इस वाले को ट्रीट करना नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा को आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। तो अभी हमने सॉलिड ट्यूमर देखा था, या सॉलिड नियोप्लाज्म या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म देखा था। अब हम अलग अलग हेमाटोलॉजिकल देखते हैं। तो पहला है लिम्फोमा। तो लिम्फोमा में आपका लिम्फोइड टिश्यू होगा, जिसको हमने हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस में डिवाइड किया, बी सेल, टी सेल, ओरिजिन पे। तो जो लिम्फोमास है वो मेनली नॉन हॉडकिंस होते हैं और मल्टी नोडल हो सकते हैं या एक्स्ट्रा नोडल हो सकते हैं। वहीं इसके साथ कुछ और आपकी कंडीशंस हैं, जैसे लुकीमिया है। लुकीमिया में आपका अलग अलग टाइप है, ये एक्यूट है या सीवियर है या क्रॉनिक है, इस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें अवर प्रोडक्शन हो रहा है। लुकीमिया का मतलब क्या होता है, एक बार आप बताओ कि लुकीमिया आप किसको बोलते हो? व्हाइट ब्लड का कैंसर। व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। ऐसे केसेस में अगर आप देखो तो अवर प्रोडक्ट, बट आप कह रहे हो कि WBCs कम हो रहे हैं, बट कैंसर में तो सेल का नंबर बढ़ता है। आप कैसे? ओके ओके ओके। ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप इस चीज को देखते हो ल्यूकीमिया वाले केस में, तो इसमें यूजुअली अवर प्रोडक्शन तो होता है सेल्स का। ठीक है। लेकिन अवर प्रोडक्शन होने के कारण, सॉरी, अवर प्रोडक्शन जो हो रहा है ये इमेच्योर सेल्स का हो रहा है। आपके जो सेल्स WBC एक्चुअल में बना रहे थे, प्लेटलेट्स बना रहे थे, उनका अवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इससे नंबर गिरता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है। नंबर बढ़ता है इमेच्योर सेल्स का, WBC का नंबर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर जो नंबर बढ़ रहा है वो आपका नंबर बढ़ता है इमेच्योर सेल्स का, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो कि जैसे आप लोगों ने प्रिकर्सर सेल्स पढ़े हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है। लेकिन जो बाद वाले सेल्स जो प्रॉपर मैच्योर मैच्योर होके आपको WBC देते हैं, उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो दोनों में फर्क है, इस चीज को याद रखना। क्योंकि जब आपको ल्यूकीमिया वाली कंडीशंस आ रही हैं, तो उस केसेस में जो इमेच्योर सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो एक बार कि अगर किसी को एक्यूट ल्यूकीमिया है, ठीक है, तो ये एक्यूट ल्यूकीमिया है जो अलग अलग हो सकता है, उसको हम ALL बोलते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या फिर एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ऐसे केसेस में आपको इमेच्योर सेल का प्रोडक्शन मिलेगा, जिसके लास्ट में जो टर्म है वो ब्लास्ट आता है। जैसे अगर प्लेटलेट्स का जो प्रिकर्सर सेल्स देखोगे तो नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोब्लास्ट, इस टाइप के सेल्स हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअल में RBC, WBC, प्लेटलेट्स का नंबर नहीं बढ़ता। ठीक है। तो इमेच्योर सेल्स बढ़ रहे हैं, RBCs वगैरह कुछ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो कंसिस्टेंटली प्रिवेंट नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। ऐसे ही आपका यूजुअली दूसरे ऑर्गन्स में होता है, माइलोइड्स का है। AML जो कंडीशन है ये बहुत कॉमन है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है। ये यूजुअली माइलोइड सेल्स जो है, जो कि आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, ब्लड सेल्स हैं, RBC, उनमें ज्यादा होता है AML। और ये वाली कंडीशन ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू ALL। AML के लिए आपको बहुत सारी ड्रग्स जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है। आप इन ड्रग्स को क्या करना है, ये बोन मैरो पे इनको काम करना है। और अगर किसी ने आपका बोन मैरो डैमेज कर दिया, तो आपके ऊपर बहुत सारे दूसरे इफेक्ट भी आ जाएंगे। ठीक है। और अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया, AML को या ALL को, तो ये बहुत ज़्यादा फैटल केस है। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
जो आप एंटी कैंसर ड्रग यूज कर रहे हो, अगर आपने ठीक से पढ़ा है, तो बहुत सारी ड्रग का इफेक्ट है वो बोन मैरो के ऊपर है। बोन मैरो सप्रेशन, पढ़ा है आप लोगों ने ये? बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग का इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेशन। तो यूजुअली जो आप ड्रग्स देते हो, मैंने आपको बोला है कि वो आपका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में। तो अगर वो बोन मैरो के सेल्स के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका ब्लड रिलेटेड सेल्स बनते हैं, मेच्योर होते हैं, तो बोन मैरो का सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उनका साइज घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे केसेस में डेथ जल्दी होती है कैंसर पेशेंट की। ठीक है, और कैंसर एक रैंडम होने वाला मूवमेंट है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। इसके साथ साथ एक वर्ड आता है साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी। साइटोजेनिक क्या होता है, कोई बताएगा वर्ड? साइटोजेनिक। बताओ आगे। यूजुअली साइटोजेनिक बोलते हैं जब आप एक सेल के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स वगैरह की स्टडी करते हो। ठीक है, न्यूक्लियस और ये सब, वहां पर उस लेवल पे आप चेक करते हो एक सेल के लेवल पर। ठीक है, जैसे एक लैब होती है साइटोलॉजी की लैब। ठीक है, मेरा इस लैब में एक दो बार ड्यूटी लग गया, तो इसमें यूजुअली हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं एक एक सेल के लेवल पे, ब्लड सेल्स में और ये सब। ठीक है, तो वहाँ ब्लड कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो यूजुअली क्या है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैंसर है। जैसे क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 23 पेयर्स है। ठीक है, तो जैसे ये मान लो, एक दो तीन, ये फोर्थ क्रोमोसोम है और ये 22 क्रोमोसोम है या 21 है। तो कई बार क्या होता है, इन दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। वैसे इसका ये वाला पार्ट इधर चला गया और इसका ये वाला पार्ट इधर आ गया, मतलब इंटरचेंज हो रहा है। ऐसे केसेस में भी क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज आती है और आपका कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अब चलो मैं बना के दिखाता हूँ। तो जैसे बुर्किड्स लिम्फोमा है या ये सब है, इन सब में क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ये क्रोमोसोम है और आपके पास एक ये क्रोमोसोम है। ये मान लो इसका नंबर 9 है, इसका नंबर 22 है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी में कैंसर डेवलप हो रहा है, तो यूजुअली क्या होगा, इस टाइप का एक क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, और एक क्रोमोसोम इस टाइप का बन जाएगा, जहां पर क्या हुआ, आपका जो पोर्शन है वो आपका इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये कैंसर डेवलप करेंगे। नॉर्मल क्रोमोसोम इस तरीके से थे, लेकिन अब ये इस तरीके के हो गए। ठीक है, तो यूजुअली कंप्लीटली भी रिप्लेस कर सकता है, हाफ भी रिप्लेस कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है। ठीक है, तो जो आपका सीएमएल है, ठीक है, ऐसे केसेस में जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मतलब जो आपका 9 और 22 है, इनके बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको भी हाफ हाफ बताया कि आधा ब्लू वाला पोर्शन और आधा रेड वाला पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जो कि आपका क्रोमोसोम्स के रेसिप्रोकल एक्सचेंज की वजह से हो रही है। ठीक है, जो आपका फिलाडेल्फिया है, ये आपका 9 और 22 का जो क्रोमोसोम है, इसकी वजह से होता है। सेम आपका एक बुर्किट लिम्फोमा होता है। ये आप बताओगे ये किस कौन से उसकी वजह से होता है? किसी को पता हो? ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, बुर्किट लिम्फोमा वाला। बताओ, कोई आइडिया हो आप लोगों को किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? अच्छा, ये बुर्किट लिम्फोमा, अब आप मुझे बताओ, ये हॉटकिंग्स में आता है, नॉन हॉटकिंग्स में आता है?
नॉन हॉडकिन में आता है, और इसमें जो क्रोमोसोम है वो आपका 8 और 14 है। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये दो एग्जाम्पल ही आप लोगों से पूछते हैं, फिलाडेल्फिया का और बुर्किन्स लिम्फोमा का। ठीक है, इसको हम साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी या क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ये दो वर्ड बोल सकते हैं। बेटर वर्ड होता है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन लिखा है, बट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन आपका बेटर है। ठीक है, इसके बाद आपके कैंसर के रीजन क्या है? ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन है वायरसेस, क्योंकि वायरस क्या है, डीएनए और आरएनए है, और आपके डीएनए या आरएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होंगे। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जो कैंसर कोज करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑन्को वायरस। ठीक है, उनको मतलब कैंसर और वायरस जो आपका कोज करते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इनके नाम याद रखना, ये आएंगे क्वेश्चन, जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एपिस्टेटिन बार वायरस, ह्यूमन हर्पस वायरस 8। इसमें बहुत सारे वायरस है, तो आप एक बार लिख लेना इसको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, सी वायरसेस, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस, HLTV1, HLTV2। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं जो कैंसर कोज करते हैं। ज्यादातर जो टारगेट किया है अभी तक सिंपल एक्स हर्वस वायरस करके वो पूछते हैं। ठीक है, बट कोई भी आ सकता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एपिस्टेटिन बायर वायरस, ह्यूमन हर्पस वायरस 8, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HTLV1, HTLV2। ठीक है, H से ह्यूमन, T से टी, सी से सेल, और एल से लिम्फोट्रोपिक, और बी से वायरस। ये 1 और 2 अलग अलग इसलिए है क्योंकि अलग अलग टाइप के कैंसर कोज करते हैं। एक ज्यादातर लुकीमिया कोज करता है और एक हेयरी सेल्स लुकीमिया कोज करता है। ये डिफरेंस है सेल की प्रॉपर्टी पर। वही जो हेपेटाइटिस सी है वो आपका हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में इन्वॉल्व है। ठीक है, और एक बात याद रखना, क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा जितना आप लोगों ने समझ लिया, या जिन्होंने भी क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन में आप लोग एक चीज मिस कर जाओगे, जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप लोग मिस कर जाओगे कि ये डीएनए वायरस आपसे पूछा है या फिर आरएनए वायरस पूछा है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको लगेगा कि ये चारों ऑप्शन ही तो कैंसर कोज करते हैं, ये वाला वायरस भी कैंसर कर रहा है या बाकी तीन भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन में जो चीज नहीं देखोगे वो है डीएनए या आरएनए। तो एक बात याद रखना, डीएनए वायरस पूछा है क्वेश्चन में या आरएनए वायरस पूछा है। अगर डीएनए वायरस पूछा है तो पैपिलोमा, एपिस्टेटिन बार, हेपेटाइटिस बी और हर्पेक्स है। लेकिन आरएनए वायरस पूछा है तो हेपेटाइटिस सी, HTLV1, HTLV2। तो इस बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट करके रखना, दोनों ही कैंसर कोज करते हैं, लेकिन एक डीएनए है और एक आरएनए है। और इतना डीप में आपसे नहीं पूछेंगे कि कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड है या कौन सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप इसको क्लियर करके चलो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो फिर इतना तो डीप में पूछ ही सकते हो कि डीएनए वाला है या आरएनए वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, यूजुअली बहुत सारे टाइप के अलग अलग जो केमिकल्स हैं, जैसे आपकी यूवी रेडिएशंस हैं, उसके पास अब एजोडाई, अबेस्टोस, ये लंग कैंसर कोज करता है, बेंजीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये अलग अलग टाइप के कैंसर कोज करते हैं। कोई यूट्रस का कैंसर कोज करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के, पहले मुझे याद होता था ये कि कौन सा ये कौन से टाइप का कैंसर कोज करता है। जैसे बेंजीन लंग कैंसर कोज करता है, अबेस्टोस शायद प्रोस्टेट कैंसर कोज करता है। ठीक है, पहले याद होता था, अब मुझे इतना ये दो ज्यादा याद है। ठीक है, उसके बाद डाइट हैबिट्स में, या हाई फैट डाइट ले रहे हो, लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको कम रहता है, क्योंकि हम क्या खाएंगे ज़्यादा, जो वेजिटेरियन है फाइबर्स वाले सब्जियां खाएंगे। तो सब्जियों में क्या है, फाइबर्स ज़्यादा है। ठीक है, और फाइबर ज़्यादा है तो आपको कोलोन कैंसर होने के चांसेस कम इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन। उसके साथ साथ टबैको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन। अब
ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि अगर आप कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको 100% कैंसर हो जाएगा, या कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है उसको भी 100% कैंसर हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पर लिखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो क्यों लिखा है उसको आपको समझ में आएगा। ये चीजें कैंसर की प्रमोटर है, कैंसर कोज नहीं करती हैं, कैंसर की प्रमोटर है। अब ये प्रमोटर कैसे है ये मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्यों स्मोकिंग अल्कोहल को थोड़ा सा इस तरीके से देखा जाता है। यूज ऑफ ड्रग लाइक इम्यूनोसप्रेसेंट, अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज कर रहे हो तब कोई वायरस आ सकता है तो कैंसर हो सकता है। अल्कलाइटिंग एजेंट, जो कि आपकी कुछ ड्रग्स हैं जो कि कैंसर ठीक करने के लिए देते हैं लेकिन वो किसी और टाइप का कैंसर कोज कर देती है। ठीक है, वो बढ़ाती है चांसेस, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड। इसको हम बहुत सारे यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, कैंसर ट्रीट करने के लिए देते हैं, बट अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक कोई और कैंसर भी कोज कर देंगे। इसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स, म्यूटेशंस, एक्सप्रेशन ऑफ ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेशन जीन। अच्छा, अब आप लोग बताओ ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमारी बॉडी में कैंसर हो कैसे रहा है। यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ ऑन्कोजीन और रिप्रेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन। एक्सप्रेशन का मतलब बढ़ना लिख रहा हूं मैं वैसे, रिप्रेशन का मतलब कम होना। ठीक है? हमारी बॉडी में दो टाइप की जीन्स प्रेजेंट है। वैसे तो जितनी जीन्स है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैंसर के बेसिस पे मैं डिवीजन कर रहा हूँ, वैसे तो जीन्स को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। एक है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो हमारी बॉडी में ट्यूमर नहीं होने देती है। अब ट्यूमर कैसे नहीं होने देती है, मान लो कोई म्यूटेशन हुई तो उसको ये जीन्स क्या करेंगी, ट्रीट कर देंगी कोई ऐसा प्रोटीन बना के। ठीक है, या कोई सिग्नलिंग ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो वहां पर भी ये क्या करेंगी, उस सिग्नलिंग को अगेंस्ट करने वाली, उस सिग्नलिंग को रोकने वाले प्रोटीन बना देंगे। तो ऐसी जीन्स को हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, कि जो हमारी बॉडी में ट्यूमर को रोकते हैं, कैसे भी करके। अलग अलग तरीके हैं, वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा। एक होता है आपका प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये हमें कैंसर कोज नहीं करती है, नॉट कैंसर कोजिंग, प्रोटो ऑन्कोजिन। लेकिन जब कोई इंसान स्मोक करता है, अल्कोहल कंजम्पशन करता है, ठीक है, या फिर हाई फैट डाइट लेता है, ऐसे केसेस में ये प्रोटो ऑन्कोजीन आपका ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑन्कोजीन ही हमारी बॉडी में कैंसर कोज करती है। ठीक है, इसलिए स्मोकिंग और ये अल्कोहल कंजम्पशन या दूसरी चीजें या जो ड्रग्स हैं उनको बंद कर, या उनको मना करते हैं कि आप लोग मत लो, या तंबाकू मत खाओ, गले का कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा। तो वो डायरेक्ट कोज नहीं कर रहा है कि आपने खाया और वहीं कैंसर हो गया, वो जीन्स को प्रमोट कर रहा है, जीन्स को चेंज कर रहा है, प्रोटो ओनको जीन्स को ओनको जीन्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और यूजली अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी में 100 से ज्यादा ओनको जीन्स प्रेजेंट है, और 35-36 से ज्यादा ट्यूमर सप्रेशन जीन्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक आप पढ़ते हो P53 या TP53, जो सबसे आपका मेजर एक ट्यूमर सप्रेशन जीन है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मान लो अगर हमें एक ये माइस है, इसके अंदर कैंसर कोज कराना है, तो मुझे ट्यूमर सप्रेसर जीन को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, बताओ। तो इसका सप्रेशन हमें करना पड़ेगा, और ओन्कोजीन्स का, प्रोटो ओन्कोजीन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या आप सीधा बोल दो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करके हम बढ़ा रहे हैं, जैसे भी आप बोलो। ठीक है, तो हम इसको ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करें, मैं आपको सीधा सीधा यही लिख रहा हूँ, तब कैंसर कोज होता है। अब आप, अगर मैं आप थोड़ा सा और डीप में जान लो तो मैं और बता दूं। आपके पास जीन होती है और एक उसका कॉपी होता है जिसको आप एलील बोलते हो। ठीक है, यूजुअली एक जीन की एक कॉपी प्रेजेंट होती है।
अगर आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, और ये आपका प्रोटो ऑन्कोजीन का जीन है, ठीक है? अगर इसमें से एक भी लॉस हो जाएगा, अगर एक जीन में भी चेंजेस आ गए, ठीक है, तब भी कैंसर हो सकता है, ठीक है, तब भी कैंसर के चांसेस है। लेकिन ज्यादा कैंसर तब होता है जब ये दोनों जीन्स में चेंजेस आ जाए, कुछ म्यूटेशंस हो जाए। और प्रोटो ऑन्को में क्या है, एक जीन में भी म्यूटेशन होगा तो 100% कैंसर के चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैंसर आपको हो जाएगा। तो इनको हम अलग अलग फिनोमिनास में पढ़ते हैं, ये आप लोगों के काम का नहीं है। एलीन जीन किस में क्या चेंज आए वो इसलिए अभी आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पे नीचे है। तो ये आपका फर्क है। तो अब जो प्रोटो ऑन्कोजीन से या म्यूटेशंस है वो वायरस से हो, केमिकल से हो, कार्सिनोजन से हो, इसको आप समझना। तो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन, जिसमें आपका प्रोटो ऑन्कोजीन यूजुअली नॉर्मल सेल कंट्रोल, एपोप्टोसिस, इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे ही अगर ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होंगी तो आपके सेल का एपोप्टोसिस क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कोर्स करती है। वहीं जो रिप्रेशन या इनएक्टिवेशन है वो नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स को जो प्रोटेक्ट कर रहा था, अब वो प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, तो क्या होगा, कैंसर कोस हो जाएगा। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स और आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इसको केमिकल्स, अलग अलग चीजें जो हैं वो आपका चेंज करती है। अब कुछ एग्जांपल्स आप याद रख लो, क्योंकि आप लोगों से पूछ सकते हैं, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एक एग्जांपल अभी तक आपके पेपर में आया है, एक या दो। जैसे एक एग्जांपल हर 2 का पूछा हुआ है, जो कि आपका ब्रेस्ट कैंसर में इन्वॉल्व है और ये आपका प्रोटो ऑन्कोजीन है। अब ब्रेस्ट कैंसर में ही इन्वॉल्व आपके ट्यूमर सप्रेसर्स जो जीन है, जो कि आपका डीएनए रिपेयर और एपोप्टोसिस वगैरह में हेल्प करते हैं, दैट इज BRCA1 एंड BRCA2, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स है। इन पे क्वेश्चन आ चुका है, हर 2 पे आ चुका है, BRCA1 BRCA2 पे आ चुका है। इसके अलावा जो आप रास मिक ये सब पढ़ते हो, ये अलग अलग लिम्फोमा में है। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, और इसमें आप सिर्फ इतने 4 याद नाम रख लो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाम याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आएंगे, इट्स नॉट ए बिग क्वेश्चन, आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है वो अलग बात है, ठीक है। जैसे TP53 है, इसको हम P छोटा लिखते हैं, 53 बड़ा लिखते हैं। P का मतलब यहाँ पे आपका जीन से, जीन के नाम से, और 53 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसलिए जब भी आप लिखते हो तो P छोटा लिखते हो, 53 बड़ा लिखते हो, दैट इज TP53। अब TP और P53 में फर्क क्या है, यूजली TP53 से ही आपका P53 बनता है। तो कई बार TP53 म्यूटेशन लिख देते हैं, कई बार P53 म्यूटेशन लिख देते हैं। और अगर किसी को कैंसर हुआ है तो 50 से 70% चांसेस है कि उसमें P53 जीन्स जो है उसमें म्यूटेशन हुए ही हुए हैं। ये कॉमन जीन है, आप कोई भी कैंसर उठाओगे आपको P53 का म्यूटेशन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ RB1 या आपका रेटिनोब्लास्टोमा का जीन है। BRCA1 BRCA2 ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का है। P10 जो है ये आपका अपोप्टोसिस, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स ये सब है। और कैंसर का बहुत बेसिक है ये। यहाँ पर VIT में यूजुअली बच्चे कैंसर बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, बट उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो स्टार्ट ही कहीं और से करते हैं, तो उनका बेसिक नहीं होता है तो दिक्कत रहती है, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप इतना पढ़ लो। तो ये बेसिक था। कल जो है मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल बताऊंगा वर्सेस नॉर्मल सेल, कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क है और हमें ट्रीटमेंट में क्यों दिक्कत आती है, ठीक है। ट्रीटमेंट चैलेंजेस क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एंटी कैंसर ड्रग अगर आपने पढ़ रखा है तो चलो फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग में तो फिर, और एक चीज़ और इसमें मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगा। सेल साइकिल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अलग से भी पढ़ाता मैं, बट मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन सेल साइकिल इनहिबिटर्स पे आते हैं या सेल साइकिल कंट्रोल पे आते हैं,
ठीक है। और सेल साइकिल आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में, उससे थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल साइकिल कंट्रोल पढ़ाना जरूरी है कि सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करते हैं, कौन से प्रोटीन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वहां से आएगा और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप जीपेट में देखोगे तो वो प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन नाइपर में उससे बियॉन्ड पूछेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो आपका?